आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में हम पढ़ेंगे महाद्वीप, और महाद्वीप में भी हम एशिया को पढ़ेंगे। देखिए, आज तबीयत थोड़ी ख़राब है, गला भी ख़राब है, इसलिए थोड़ी दम कम लग रहा है, यानी कि आवाज़ आपको कम आएगी, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम महाद्वीप को। और ये जो वीडियो है, ये चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दें, चाहे सेकंड ग्रेड का दें, या फिर ग्राम विकास अधिकारी का दें, तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम महाद्वीप से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो पृथ्वी है हमारी, उसका निर्माण जो हुआ था, तो उस समय क्या हुआ था कि पृथ्वी एक भूखंड थी और फिर ये दो भागों में बांट दी गई। इस तरीके से ये दो भागों में बटी, इस तरीके से। एक तो ये स्थलखंड था, एक ये स्थलखंड था, और इधर ये पूरा क्या था, जलखंड था। तो जो ये स्थलखंड था, इसको तो, इन दोनों स्थलखंड को तो पेंजिया कहा गया, और जो ये बीच वाला जो हिस्सा था, जो जलखंड था, इसको पेंथालास कहा गया। तो जो ये भूखंड थे, जो पेंजिया था, उससे तो बन गए महाद्वीप, और जो ये पेंथालास था, इससे बने महासागर। तो याद रख सकते हैं, प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से महासागर की उत्पत्ति किससे हुई, यानी कि महासागर कौन से है, पेंजिया या पेंथालास। तो याद रख सकते हो, महासागर में सारी आ की मात्रा है, तो यहाँ पर भी पेंथालास में भी क्या है, सारी आ की मात्रा है। और पेंजिया जो है उसमें ई की मात्रा आती है, तो महाद्वीप में भी ई की मात्रा आई। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। पृथ्वी निर्माण के समय एक भूखंड थी जिसे पेंजिया कहा गया, और चारों ओर से ये पानी से घिरी हुई थी। इसको जल क्षेत्र को पेंथालास कहा गया। पेंजिया समय के साथ जल की विस्थापन क्रिया के कारण कई भागों में विभाजित हुई। इस विभाजन पर वे बड़े भूखंडों, जो कि चारों ओर जल से घिरे हुए थे, परंतु संस्कृति के प्रमुख क्षेत्र रहे। कुछ घिरे हुए थे, कुछ नहीं थे। जो ये भूखंड थे, ये महाद्वीप कहलाए, और वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं। देखिए, इस तरीके से ये भूखंड थी। एक ऊपर की तरफ पेंथालास पेंजिया था, यानी कि भूखंड क्षेत्र था, और एक नीचे की तरफ, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध में और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध में था। तो इन दोनों को मिलाकर के टोटल 7, दोनों के ऊपर टोटल 7 महाद्वीप थे, जिसमें से 3 महाद्वीप ऊपर वाले, या यूँ कहें कि उत्तरी गोलार्ध में, और 3 महाद्वीप जो है वो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, और एक महाद्वीप ऐसा है जो दोनों ही गोलार्ध में स्थित है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है वो इस गोलार्ध के जो महाद्वीप है उसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो देखिए, 7 गोलार्ध कौन कौन से, 7 महाद्वीप कौन कौन से थे। उन 7 में से 3 महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं, और वो 3 कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इन तीनों महाद्वीपों का क्षेत्रफल और जनसंख्या बाकी के बचे हुए जितने भी महाद्वीप हैं उन सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल भी ज़्यादा है और जनसंख्या भी ज़्यादा है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्थलीय क्षेत्र जो है वो काफ़ी अधिक है। और इसको जन गोलार्ध भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो है वो भी काफ़ी अधिक है। तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका, अच्छा, एशिया, यूरोप और अफ्रीका आपस में जुड़े हुए हैं। ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप आधा उत्तरी गोलार्ध में है और आधा दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ऊपर की तरफ एशिया, यूरोप, और इसके साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में जो आधा अफ्रीका है उससे जुड़ा हुआ है। इन तीनों को मिला के ये बड़ा एक द्वीप बनता है, जिसको विश्व द्वीप भी कहा जाता है, वर्ल्ड ग्रेट आइलैंड भी कहा जाता है, आइसलैंड भी कहा जाता है। दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो 3 जो महाद्वीप हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक तो दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और जो अफ्रीका है उसका आधा भाग भी दक्षिणी गोलार्ध में है। इन तीनों का क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत कम है। दक्षिणी गोलार्ध में जो 81% तक तो क्या है, जल ही है, इसलिए इसको जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर वाले में स्थल भूभाग ज़्यादा था, जनसंख्या अधिक थी, इसलिए उसको स्थलीय गोलार्ध या फिर
जन गोलार्ध के नाम से जाना गया, और ये जल में ज़्यादा इसलिए इसको जल गोलार्ध के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप आधा उत्तरी गोलार्ध में है तथा आधा दक्षिण गोलार्ध में है। भूमध्य रेखा इस महाद्वीप के बीच से गुजरती है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से जो है हमारी भूमध्य रेखा वो गुजरती है, यानी कि आधा उत्तरी गोलार्ध में और आधा दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए एक बार वर्ल्ड के मैप को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम एशिया महाद्वीप की बात करेंगे। तो चलिए देखिए, ये वर्ल्ड मैप है जिसके अंदर हम यहाँ पे महाद्वीपों को देखते हैं केवल। तो ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा। इससे ऊपर देखिए ये यूरोप, ये एशिया, ये उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो ये दक्षिण अमेरिका, इधर ये अंटार्कटिका, और अफ्रीका की बात करें तो ये आधा अफ्रीका देखिए उत्तरी गोलार्ध में और आधा दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक मिनट, ये जो है दूसरा मैप देखते हैं एक बार। यहाँ पर इस तरीके से ये भूमध्य रेखा है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये तीन पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में है। अफ्रीका जो है आधा उत्तरी गोलार्ध में आधा दक्षिणी गोलार्ध में। इधर देखें तो ये दक्षिण अमेरिका, और नीचे अभी बताया था, और ये हो गया हमारा इधर से ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इधर ये ऑस्ट्रेलिया रह गया। और अगर महासागरों की स्थिति देखें तो ये प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर, इधर ये है हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और इधर ये हो गया हिंद महासागर। तो ये महासागरों की स्थिति है। चलिए अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। हाँ, तो एशिया महाद्वीप की बात कर रहे थे हम अभी। तो देखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 42.24 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इस महाद्वीप पर विश्व की जनसंख्या का 59% निवास करता है। और इसका विस्तार देखिए, जनसंख्या बदलती रहती है तो इसके आंकड़े चेंज हो सकते हैं। अभी देखते हैं एक बार इसके लेटेस्ट आंकड़े भी। सबसे पहले इसका जो विस्तार है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, एशिया महाद्वीप का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो ये इसका विस्तार जो है वो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 पॉइंट, एक मिनट, जिसका विस्तार है 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 80.41 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। देखिए, भूमध्य रेखा के नीचे अगर हम एशिया की बात करें तो पूरा एशिया लगभग उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन कुछ छोटा सा पार्ट जो है वो यहाँ रह जाता है। तो वो यहाँ से स्टार्ट करें तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80.41 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ये तो अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 26 डिग्री पूर्वी देशांतर से 180 डिग्री देशांतर तक इसका विस्तार है। इस महाद्वीप के पूर्व में देखिए, एशिया जो महाद्वीप था उसके पूर्व में इधर के सागर तो इधर की साइड तो प्रशांत महासागर है, नीचे हिंद महासागर है, उत्तर में आर्कटिक महासागर है, और पश्चिम में कैस्पियन सागर है। यूराल पर्वत, यूराल नदी, ये सारे हैं जो कि इसको इधर यूरोप है, और यूरोप और एशिया के बीच में सारी चीज़ें, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, यूराल नदी, ये सारे इसको यूरोप से सीमा बनाते हैं। तथा सिनाई के प्रायद्वीप द्वारा अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। यह महाद्वीप पृथ्वी के थल भाग के लगभग 30% भाग को घेरे हुए है। एशिया महाद्वीप के 20% भाग पर तो क्या है, पर्वत हैं, 24% भाग छोटी पहाड़ियां हैं, 24% भाग पर पठार है, और 32% भाग पर मैदान है। यानी कि 20% भाग पर पर्वत, 24 भाग पर पहाड़ियाँ और पठार, और 32% भाग जो है वो मैदान द्वारा निर्मित भूभाग है। तो चलिए इसकी बाकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी पर्वत श्रृंखला, महत्वपूर्ण पर्वतमाला, नदियाँ, पठार इत्यादि की बातें करेंगे। हाँ, देखिए एक बार, एशिया जो महाद्वीप है उसको जम्बू द्वीप आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस एशिया महाद्वीप को ही
इसे एशिया महाद्वीप को ही जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। और एशिया महाद्वीप की बात करें तो आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सारी चीजें हमने देख ली है। पश्चिम में इसकी सीमा जो है यूरोप से मिलती है, जबकि इन दोनों के बीच में सर्वमान्य या स्पष्ट सीमा कोई भी निर्धारित नहीं है। कभी कभी एशिया और यूरोप दोनों को मिला दिया जाए तो उसको यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। बता दिया था कि इसके पूर्व में इधर की साइड तो प्रशांत महासागर था, दक्षिण में इसके हिंद महासागर था, इधर की साइड में यूराल पर्वत इत्यादि, यूराल पर्वत और ये कुछ पर्वत वगैरह थे, और ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर में इसके आर्कटिक सागर था। तो इस तरीके से चारों तरफ से इनसे घिरा हुआ है। काकेशस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। अभी भी बताया था ये सब चीजें। कुछ प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था, जैसे कि सुमेर, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता आदि। चीन और भारत विश्व की दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश जो है वो भी एशिया महाद्वीप में ही है। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो चीन के और दूसरे नंबर पर भारत, दोनों ही सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं और दोनों ही एशिया महाद्वीप में स्थित है, इसलिए एशिया महाद्वीप में भी सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। पश्चिम में स्थित एक लंबी भू सीमा यूरोप को एशिया से पृथक करती है। यह सीमा उत्तर दक्षिण दिशा में नीचे की ओर रूस में यूराल पर्वत तक जाती है, यूराल नदी के किनारे किनारे कैस्पियन सागर तक, और फिर काकेशस पर्वतों से होते हुए अंध सागर तक ये सीमा जाती है। रूस का लगभग 3/4 भूभाग एशिया में स्थित है। रूस जो है ये काफ़ी बड़ा भूभाग है एशिया महाद्वीप का, लेकिन एशिया के साथ साथ इसका कुछ हिस्सा जो है यूरोप में भी है। तो लेकिन 3 हिस्से इसके लगभग एशिया में है और एक हिस्सा जो है वो यूरोप में स्थित है। 4 और एशियाई देश है जो कि यूरोप में जिसकी सीमा है। विश्व की कुल भूभाग की बात करें तो लगभग 30% भूभाग जो है वो एशिया में स्थित है। और जनसंख्या की बात करें तो सभी महाद्वीपों की जो संयुक्त जनसंख्या है उससे भी अधिक जनसंख्या जो है वो एशिया अकेले की है, और वो जो है 60% के आसपास है। यानी कि सभी महाद्वीपों को मिलाकर के टोटल जनसंख्या जो है उसकी आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कहाँ पर स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। और वो जनसंख्या लगभग 3/5वां भाग, या यूँ कहें कि लगभग 60% तक वो जनसंख्या है। एशिया के उत्तर में बर्फीले आर्कटिक से लेकर के दक्षिण में उष्ण भूमध्य रेखा तक यह महाद्वीप लगभग 4,45,69,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अपने में कुछ विशाल खाली मैदान, विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटियां, सबसे लंबी नदियां आदि सभी लगभग एशिया महाद्वीप में ही समेटे हुए हैं। एशिया महाद्वीप के भूगोल की बात करें तो एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें पृथ्वी की सतह का लगभग 8.8% हिस्सा अकेले एशिया महाद्वीप ने घेरे हुए हैं। और इसका सबसे ज़्यादा जो समुद्र से जुड़ा हुआ भाग है वो लगभग 62,800 किलोमीटर के आसपास है। अगर मील में देखें तो 39,022 मील के आसपास है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ भी बता दिया था। एशिया को 48 देशों में बांटा गया है, जिसमें से 3 देश ऐसे हैं, रूस, कजाकिस्तान और तुर्की। इनके जो हिस्से हैं, कुछ हिस्सा इनका कुछ पार्ट यूरोप में भी स्थित है। यदि हम एशिया की जलवायु की बात करें तो एशिया की जलवायु में बहुत विभिन्नता है। दक्षिण पूर्व में यह आर्द्र है, किंतु अधिकांश आंतरिक भाग जो है इसका शुष्क है। एशिया के कुछ पश्चिम भाग के दैनिक तापमान तो इतने ज़्यादा है कि पूरी पृथ्वी का जो जो अधिकतम तापमान है उसके बराबर। अगर एशिया की अर्थव्यवस्था की बात करें तो एशिया की अर्थव्यवस्था यूरोप के बाद विश्व की क्रय शक्ति के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोप के बाद यूरोपीय देश जो है उनकी अर्थव्यवस्था के बाद एशिया की अर्थव्यवस्था जो है वो दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एशिया की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लगभग 4 अरब लोग आते हैं, जो कि विश्व की जनसंख्या का 80% तक है। ये 4 अरब लोग एशिया के 46 विभिन्न देशों में निवास करते हैं। 6 अन्य देशों का कुछ भूभाग भी आंशिक रूप से एशिया में पड़ते हैं, लेकिन ये देश आर्थिक और राजनीतिक कारणों से अन्य देशों में गिने जाते हैं।
यानी कि टोटल 46 देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से इसमें गिने जाते हैं। बाकी का कुछ हिस्सा, बाकी देशों का कुछ हिस्सा एशिया में ज़रूर आता है, लेकिन उनके आर्थिक और राजनीतिक कारणों से वो क्षेत्र जो है वो दूसरे महाद्वीपों में गिने जाते हैं। एशिया वर्तमान में विश्व का सबसे तेजी से उन्नति करता हुआ क्षेत्र है। सबसे अधिक तेजी से उन्नति कर रहा है एशिया महाद्वीप जो है वो। चीन इस समय एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि पूर्व अनुमानों के अनुसार अगले कुछ वर्ष में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। एशिया की जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से 5 अर्थव्यवस्था जो सर्वाधिक बड़ी हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले नंबर पे तो आता है चीन, दूसरे नंबर पे आता है जापान, तीसरे नंबर पे आता है दक्षिण कोरिया, चौथे नंबर पे भारत व सिंगापुर और 5वें नंबर पे इंडोनेशिया। ये 5 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं एशिया की, ये सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे हमने एशिया के मैप की बात कर लेते हैं। देखिए ये एशिया का मैप है। यहाँ पर देखिए इधर की साइड ये पैसिफिक सागर है, नीचे पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, इधर इंडियन ओशियन है यानी कि हिंद महासागर है, और इसके ऊपर की तरफ ऊपर वाला हिस्सा अगर देखें तो यहाँ पे देखिए आर्कटिक सी यानी कि आर्कटिक महासागर है। इधर यहाँ पे यूरोप, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, यूराल नदी, ये यूरोप और एशिया को यहाँ से अलग करती हैं। अगर बात करें तो देखिए रूस का कुछ हिस्सा यूरोप के अंदर है, कजाकिस्तान का कुछ हिस्सा यूरोप के अंदर है, इस तरीके से तुर्की का कुछ हिस्सा भी यूरोप के अंदर शामिल है। तो कुछ देश ऐसे हैं जिनका कुछ पार्ट जो है एशिया के बाहर यानी कि दूसरे महाद्वीप में शामिल है। तो ये जो मैप दिख रहा है ये आपको दिख रहा है एशिया महाद्वीप का मैप। और इधर से अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखा इस तरीके से यहाँ से कहीं से गुजर रही होती है, और ये जो छोटे मोटे जो इधर आइसलैंड से दिख रहे हैं ये एशिया महाद्वीप के हिस्से हैं, लेकिन ये भूमध्य सागर से नीचे की तरफ रह जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगर आगे बात करते हैं इसके प्रमुख पर्वतों की। अब यहाँ बात कर लेते हैं एशिया के प्रमुख पर्वतमालाएं कौन कौन सी पर्वतमालाएं और कौन कौन से देशों में स्थित है। मतलब एशिया के जो प्रमुख देश हैं उनमें से कौन कौन से देशों में स्थित हैं, और हाथों हाथ यहाँ पे एशिया के प्रमुख देशों की बात भी यहाँ पे हाथों हाथ हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हिमालय। हिमालय जो पर्वतमाला है, हिमालय पर्वतमाला है, ये भारत, नेपाल और तिब्बत में फैली हुई है। हिमालय पर्वतमाला भारत, नेपाल और तिब्बत में फैली हुई है। इसके बाद कराकोरम, तो ये भी भारत और चीन में फैली हुई है। तीसरी हिंदू कुश पर्वतमाला, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कजाकिस्तान इन 3 देशों में फैली हुई है। उसके बाद पामीर, नाम भी सुना होगा, पामीर का पठार, तो तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और भारत तीनों जगह पे फैली हुई है। त्यानसान, किर्गिस्तान और चीन इस यहाँ पे फैली हुई है। उसके बाद क्यूनलुन, चीन, रूस और मंगोलिया। क्यूनलुन है चीन, रूस और मंगोलिया। अल्टाई टांग है रूस और मंगोलिया। नानसान चीन। याब्लोनोई रूस। स्टेनोवोई ये भी रूस। अराकान योमा है म्यांमार वर्मा में। सुलेमान किर्थर है पाकिस्तान में। अल्बुर्ज और जाग्रोस ये दोनों ही पड़ते हैं ईरान में। टोरस और पोंटक दोनों पड़ते हैं तुर्की में। लेबनान तथा जबेल लेबनान ये दोनों पड़ते हैं लेबनान में। गोल्डन हाइट्स इजराइल और सीरिया में। मियालिंग चीन में। किनलिंग चीन में। विंध्याचल पर्वत भारत में। सतपुड़ा पर्वत भारत में। लद्दाख भारत में। और जास्कर और पीर पंजाली भारत में। तो यदि हम भारत की बात करें तो कौन कौन से हो गए देखिए, सबसे पहले तो हिमालय और कराकोरम। हिमालय और कराकोरम ये 2 भारत में हैं। उसके बाद पामीर का नाम भी खूब सुना होगा, ये भी भारत में शामिल है। और उसके बाद विंध्याचल, सतपुड़ा, लद्दाख और जास्कर और पीर पंजाली ये सब भारत के अंदर फैली हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब हम यहाँ पे महाद्वीपों के बारे में बात हुई है, ये बाद में इसको कवर करेंगे। सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं हम
एशिया में विश्व की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है वो है हिमालय। एशिया में विश्व की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला की बात करें तो वो हिमालय ही है। और ये जो हिमालय है इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई 190 किलोमीटर में फैली हुई है ये। और इसकी पर्वतों की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। यानी कि सब विश्व की सबसे लंबी और सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप में स्थित है और वो है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जिसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है और चौड़ाई 190 किलोमीटर है। और इसके जो पहाड़ हैं उन पहाड़ों की जो ऊंचाई है, पर्वतों की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर के आसपास है। अब हिमालय पर्वत की जो कुछ प्रमुख चोटियां हैं, जो ऊंची चोटियां हैं, उन चोटियों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट जो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई दे रखी है 8848 मीटर, और ये नेपाल चीन में स्थित है। नेपाल में स्थित है वैसे ये। इसके बाद यानी कि भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है ये एवरेस्ट, ये नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन एशिया में सबसे ऊंची है या विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरे नंबर पे आती है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर, ये एशिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो कि भारत में स्थित है। गॉडविन ऑस्टिन, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो भी उत्तर आ जाएगा K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। ध्यान रखना एवरेस्ट भारत की नहीं है, नेपाल की है। उसके बाद कंचनजंगा, दूसरी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, लेकिन एशिया महाद्वीप की तीसरी ऊंची चोटी है कंचनजंगा। 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये नेपाल और भारत के अंदर स्थित है। उसके बाद चौथी पर्वत श्रृंखला है E1, जिसकी ऊंचाई है 8499, नेपाल में स्थित है। उसके बाद है मकालू, ये भी नेपाल में स्थित है 8470 मीटर। धौलागिरी ये 8167 मीटर और नेपाल में स्थित है। इसके अलावा चोयू, ये भी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8152। फिर कुटांग फर्स्ट 8134, फिर नंगा पर्वत 8126 और सबसे लास्ट में है अन्नपूर्णा फर्स्ट 8072 मीटर ऊंचाई है, नेपाल में ये चोटी स्थित है। इसके अलावा हिमालय की कुछ अन्य चोटियां हैं जिनके नाम है, पहला नमचा बरवा। नामचा बारवा असम और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया दर्रा जो है वो 7820 मीटर ऊंचाई लिए हुए है। यानी कि नमचा बरवा जो पर्वत हैं उनकी वो कहाँ पर स्थित है तो असम और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। और ये पर्वत जो दर्रा है ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनवाया गया है और 7820 मीटर इसकी ऊंचाई है। सेकंड नंबर पे आता है गंगोत्री, तो ये उत्तरांचल भारत में स्थित है और यहाँ से गंगा नदी का उद्गम स्थल होता है। और औसत ऊंचाई की बात करें तो 6614 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। तीसरे नंबर पे आता है केदारनाथ, तो ये भी उत्तरांचल भारत में स्थित है और ये जो केदारनाथ है इस शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 6714 मीटर है। चौथा नंबर पे आता है कैलाश, तिब्बत भारत की सीमा पर। ये जो कैलाश है ये शिवलिंग के समान आकृति है इसकी, 6708 मीटर इसकी ऊंचाई है, 6708 मीटर। गंगोत्री और कैलाश के बाद आता है जमुनोत्री, उत्तरांचल भारत में स्थित यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है वो जमुनोत्री है, जिसकी ऊंचाई 4316 मीटर है, 4316। और इसके बाद लास्ट बचता है त्रिशूल, तो ये भी भारत में स्थित है और उत्तरांचल में स्थित है। त्रिशूल
आकृति के यहाँ पे 2 शिखर बने हुए हैं जिसकी ऊंचाई 7120 मीटर है। इसका पश्चिम भाग 7120 मीटर ऊंचा और पूर्वी भाग जो है वो 6813 मीटर इसकी ऊंचाई है। यानी कि इस तरीके से त्रिशूल की आकृति में ये जो है बने हुए हैं, इस तरीके से, जिसका पश्चिम भाग अधिक ऊंचाई लिए हुए और पूर्वी भाग जो है वो कम ऊंचाई लिए हुए हैं। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख पर्वत शिखरों की। तो विश्व के प्रमुख पर्वत शिखरों में एवरेस्ट सबसे पहले नंबर पे आ चुका है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर। नेपाल में 8848 इसकी ऊंचाई है और 29028 फीट इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। 29028। दूसरे नंबर पे आता है गॉडविन ऑस्टिन। तो ये भारत में स्थित है, कश्मीर भारत में। 8611 इसकी ऊंचाई है, 28250 फीट इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। कंचनजंगा भारत और नेपाल के बीच में, मकालू नेपाल और तिब्बत के बीच में, धौलागिरी नेपाल के बीच में, नंगा पर्वत कश्मीर और भारत के बीच में, अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में है और गेसरवृम जो है वो पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तानी कश्मीर और भारत में स्थित है। गोसाईथन ये तिब्बत में स्थित है। नंदा देवी उत्तरांचल में स्थित है। राकापोशी ये कश्मीर में स्थित है, भारत में। कामत भारत और तिब्बत सीमा पर स्थित है। नमचा बरवा तिब्बत में है। गुरला मंधाता ये तिब्बत में है। इसके अलावा मुजताग ये चीन में है। कोंगुरसान चीन में है। त्रिचशान पाकिस्तान में है। गोगाशान जो है वो चीन में है। मुस्तागाता ये चीन में है और कोमुनिश्मा ये साइबेरियन रूस में है। तो ये प्रमुख चोटियां थी। अब बात करते हैं एशिया की प्रमुख नदियों की। तो एशिया में जो बहने वाली नदियां हैं वो कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ इसका मुहाना है और इसकी लंबाई कितनी है, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो देखिए, यांग टी सी क्यांग जो है एक नदी का नाम है, यांग टी सी क्यांग। और इसका उद्गम स्थल तिब्बत से होता है, बेयन हरसान पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। और ये इसका मुहाना कहाँ है, यानी कहाँ जाकर के मिल जाती है, तो ये पीला सागर में जाकर के मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई 5470 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा है ओब इरिटिस, ये अल्टाई पर्वत रूस, इस जो नदी है ये ओब इरिटिस, ये अल्टाई पर्वत रूस के उद्गम स्थल की जो है इसका उद्गम स्थल है। और आर्कटिक महासागर में ये जाकर के मिल जाती है, इसका मुहाना है। और 5150 किलोमीटर लंबी ये नदी है। उसके बाद होंग हो नदी जो है वो क्युनलुन चाइना, ये इसका उद्गम स्थल है। चीन की खाड़ी जो है वहाँ से जाकर के विलुप्त हो जाती है, यानी कि मुहाना इसका वहाँ पे है। येनिसी की बात करें तो टेनुओला पर्वत मंगोलिया में स्थित है। आर्कटिक महासागर इसका मुहाना है। आमूर याब्लिनोई रूस, जापान सागर इसकी मुहाना है। उसके बाद लीना नदी जो है उसका उद्गम जो है वो बैकाल रूस से है और आर्कटिक सागर के अंदर ये विलीन हो जाती है, यानी कि मुहाना इसका आर्कटिक सागर है। 4260 किलोमीटर है। मेकांग की बात करें तो तिब्बत का पठार है ये, दक्षिणी चीन राजस्थान इसका मुहाना जो है मेकांग का ये दक्षिण चीन सागर है और इसकी लंबाई 4183 किलोमीटर है। सिल्विन नदी है इसका, ये भी तिब्बत के पठार से इसका उद्गम होता है और थाईलैंड की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। 2815 किलोमीटर की लंबाई है। दजला अनातोलिया का पठार, फारस की खाड़ी में इसका उद्गम स्थल है और 2735 किलोमीटर तक जो है इसका बहाव है, यानी कि इसकी लंबाई है। सिंध नदी जो है
इसका उद्गम तो है गुड़ला मंधाता हरियाणा से, लेकिन ये मिलती है अरब सागर में, यानी इसका मुहाना जो बनता है वो अरब सागर में बनता है, और इसकी जो लंबाई है वो 2732 किलोमीटर। उसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र, मानसरोवर तिब्बत से इसका उद्गम स्थल है, और बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है, 2710 इसकी लंबाई है। सिर दरिया हिंदुकुश तजाकिस्तान से इसका उद्गम होता है, और अरल सागर में ये विलीन हो जाती है, यानी कि इसका मुहाना है। सिक्यांग बेयन हरसान दक्षिणी चीन सागर 2755 किलोमीटर। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है चौखंबा, यानी कि गंगोत्री, और बंगाल की खाड़ी में ये विलीन हो जाती है। उसके बाद है इरावदी नदी, तिब्बत की खाड़ी से उद्गम होती है और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। 2132 फीट इसकी फीट नहीं मीटर इसका बहाव क्षेत्र है, किलोमीटर है शायद, किलोमीटर। इसके बाद है फरात जो है टारस पर्वत टर्की से इसका उद्गम होता है और फारस की खाड़ी में गिर जाती है, और 1850 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद है सुंगरी नदी अल्टाई पर्वत से इसका उद्गम स्थल है और चीन सागर में विलीन हो जाती है। 1818 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आमू दरिया जो है उसका जो उद्गम स्थल है वो है हिंदुकुश, और अरल पर्वत में जाकर के मिल जाती है। 2750 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रेड रिवर तिब्बत का पठार से उद्गम होता है और तोंगकिन की खाड़ी में ये विलय हो जाती है, यानी कि इसका मुहाना बनता है, और 1700 मीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पे भी कुछ नदियाँ दी हुई हैं, चलिए इनको और देख लेते हैं। इन नदियों के मुहानों पर और तटीय भागों में कुछ प्रमुख नगर एवं औद्योगिक केंद्र बसे हुए हैं। सबसे लंबी नदी एशिया की थी यांग टी सी क्यांग, एशिया की सबसे लंबी नदी है, और इसके मुहाने पर चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई बसा हुआ है। ध्यान रखना है, एशिया की सबसे बड़ी लंबी कौन सी है, तो यांग टीसी क्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है, और सबसे बड़ा शहर है इसका शंघाई नदी, जो कि इसके मुहाने पर स्थित है। नदी के तटीय किनारों में नॉनकिंग प्राचीन चीन की राजधानी और वुहान प्रमुख इस्पात केंद्र बसे हुए प्रमुख नगर हैं। यानी कि चीन के तटीय भाग जो है ना, उन भागों में सबसे पहले तो पुराने चीन की राजधानी और वुहान जो है वो दोनों नगर उसके किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद है सिक्यांग नदी, यह दक्षिणी चीन की प्रमुख नदी है। दक्षिणी चीन की प्रमुख नदी, इसके मुहाने पर कैंटन नगर का नाम है और ये प्रमुख नगर बसता है। इसके साथ ही इसके समीप ही हांगकांग द्वीप है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के अधीन है, परंतु 1997 तक ये ब्रिटेन के अधीन रहा, और उसके बाद 97 में इसको चीन को दे दिया गया। उसके बाद होंग हो, यह उत्तरी चीन की प्रमुख नदी है। इसे पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने साथ भारी मात्रा में पीली मिट्टी लेकर के आती है। यह नदी लाओस के मरुस्थल क्षेत्र से होकर के बहती है। नदी के तट पर बीजिंग नामक शहर जो है वो स्थित है, जो कि चीन की वर्तमान राजधानी है। नदी घाटी में चीन के प्रमुख कोयला भंडार सांसी और सैनसी पर्वतों में मिलते हैं। इसके बाद बात करें मेकोंग नदी की, तो लाओस, कंपूचिया और वियतनाम, ये इन तीनों देशों की बड़ी नदी है, मुख्य नदी है, जिसके तट पर संगोन मुख्य नगर है। उसके बाद सालवीन म्यांमार वर्मा की नदी है, इस पर जो मुख्य शहर बना हुआ है वो मोहिम है। इसके बाद आती है इरावदी नदी, ये मध्य म्यांमार के मुख्य नदी है।
तट पर मध्यवर्ती भाग में मंडाले प्रमुख नगर बसा हुआ है। मुहाने पर रंगून इसकी राजधानी बनी हुई है। इसके बाद बात आती है दजला फरात। तो इराक की दो नदियां हैं। दजला के तट पर इराक की राजधानी बगदाद स्थित है। दजला फरात के संगम पर बसरा नगर स्थित है। बसरा नगर, जो दजला फरात जो नदियां हैं उनके संगम पर जो है बसरा नगर बना हुआ है। फरात के तट पर प्रमुख शहर जो है वो करबला स्थित है। करबला शहर जो है वो फरात नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट नदी है सिंध नदी। ये पाकिस्तान के मुख्य रूप से नदी है, जो कि उत्तर भाग में जम्मू कश्मीर राज्य से होकर के बहती है, और यह दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, सबसे लंबी नदी है सिंध, दक्षिण पश्चिम एशिया की। दक्षिण पश्चिम एशिया की तो सबसे बड़ी है, ये ध्यान रखना है, सबसे लंबी। इसके मुहाने पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर और प्रमुख बंदरगाह कराची स्थित है। पाकिस्तान के दो बड़े शहर की बात करिए। पहला तो प्रमुख बंदरगाह और दूसरा कराची। भारतीय वन में नदी तट पर गिलगित कारगिल प्रमुख स्थान है। गिलगित व कारगिल दोनों बड़े स्थान हैं, और कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया था, वो इसी स्थान पर लड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट नवी नदी जो है इम्पोर्टेंट है, वो है सिर दरिया आमू दरिया। उज्बेकिस्तान व तुर्कमेनिया के प्रमुख नदियां हैं, इसके अंतर्गत बहती है। उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिया के सिर दरिया और आलू दरिया। तट पर मुख्य शहर ताशकंद, लेलिनवाद, समरकंद और बुखारा स्थित है। ये 4 शहरों के नाम लिए हैं जो सिर दरिया रामू दरिया नामक नदी के किनारों पर स्थित हैं। वो है ताशकंद, लेलिनवाद, समरकंद और बुखारा। इसके बाद गंगा नदी, यह भारत की प्रमुख नदी है। इसका तट पर इसके भी हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, पटना आदि बड़े बड़े नगर बसे हुए हैं। गंगा की वितरक नदियां जो नदी है वो हुगली नदी है, और इसके मुहाने पर, इनके संगम पर कोलकाता नगर बसाया हुआ है। तो ये थी हमारे राजस्थान की नहीं, एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियां। तो यहाँ पे आती है प्रमुख चोटियां, प्रमुख चोटी आती है। इसके बाद एक नदी और रह गई, रेड रिवर। यह वियतनाम देश के उत्तरी भाग के प्रमुख नदी, जिसके मुहाने पर हनोई नामक शहर बसा हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख नदियां और एशिया के प्रमुख पठार, जो बाकी बच गए एशिया के बारे में, वो सब। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।